नमस्कार, मैं आरजू साई आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गाजर का अच्छा बाजार भाव लेने की तकनीक। धनिया की फसल में करें जरूरी कार्य और ले अधिक पैदावार। गाजर पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है, जिसके कारण इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है। इसी लाभ को देखते हुए जिन किसान भाइयों ने गाजर की बुआई समय पर की है, उनकी फसल खुदाई योग्य हो गई है। तो इसका अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए गाजर की खुदाई के समय और बाद के जरूरी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। तो वे कौन कौन से हैं जरूरी कार्य, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर SK शर्मा। किसान भाइयों राम राम। जैसा कि रबी का सीज़न चल रहा है और आपको और हमें सभी को पता है कि इस समय हमारी गाजर की जो फसल है वो पूरी तरह से तैयार है और मार्केट में हम गाजर की फसल को इस समय लेकर के जा रहे हैं। किसी भी चीज़ का कोई भी फसल, फल, सब्जी हम मार्केट में जब लेकर के जाते हैं, जब बाज़ार में लेके जाते हैं, तो वहाँ बाज़ार में हमें जो भाव मिलता है वो हमारी खुद की उसकी जो तैयारियां हैं, हमने किस तरीके से उसकी ग्रेडिंग करी है, किस तरीके से उसको उखाड़ा गया है, कैसी हमारी पैकिंग है, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है और साथ ही साथ बाज़ार भाव के ऊपर निर्भर करता है। गाजर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार, मुरब्बा, जूस और हलवा बनाने में किया जाता है। गाजर का हलवा लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला व्यंजन बन चुका है। गाजर लाल रंग के अलावा पीले और हल्के काले रंग में भी पाई जाती है। गाजर के अंदर कई तरह के विटामिन पाई जाती हैं, जिसमें विटामिन A, B, C, D, E और K शामिल हैं। लेकिन विटामिन A इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। गाजर का उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है, जो कैंसर रोग के नियंत्रण के काम आता है। गाजर के इस्तेमाल से आंखों की रोशनी और पाचन संबंधित रोगों से भी छुटकारा मिलता है। किसान भाइयों, गाजर की फसल 3 से 4 महीनों में तैयार हो जाती है। गाजर की खुदाई उस समय करें जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाए। गाजर की खुदाई करने से पहले खेत में पानी देकर नमी बना दे, जिससे गाजर को आसानी से जमीन से निकाला जा सके। गाजर की खुदाई समय पर करनी चाहिए और खुदाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि जड़ें कटे नहीं, इसके लिए सावधानी पूर्वक खुदाई करें। तो जैसे कि अगर गाजर की हम बात करते हैं तो देखिए अभी इस समय किसान भाइयों हमारे पास में पहले तो इतने साधन नहीं हुआ करते थे कि हम गाजर को बहुत अच्छे से धुलाई करके उनके वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो जब ट्रैक्टर के ऊपर लगी हुई जो जिसकी धुलाई की मशीन जो आ चुकी है, मार्केट में उपलब्ध भी है और उससे बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से गाजर की धुलाई हो जाती है। गाजर खुदाई के बाद साफ पानी से धुलाई करें। इसके बाद 3 श्रेणियों में बांटकर ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग के समय कटे फटे टूटे विकृत गाजर को निकाल देना चाहिए। तीनों श्रेणियों में ग्रेडिंग करने के बाद उसे अलग अलग कैरेट, बोरों में पैकिंग करके बाजार में बेचने के लिए भेजना चाहिए। ऐसा करने से गाजर का अधिक मूल्य मिलेगा।
धुलाई करने के बाद में सबसे पहली बात है कि उसकी जो नमी है उसको थोड़ा हमें सुखाना चाहिए, थोड़ा उसको सूख जाए। उसके बाद उस गाजर की अच्छे से ग्रेडिंग करनी चाहिए। और ग्रेडिंग करने के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ है स्टैंडर्ड साइज़। गाजर का जो साइज़ है, एक जैसी साइज़ की गाजरें एक पैकेट के अंदर आप रखें। और उसके बाद में अगर छोटे साइज़ के हैं तो छोटे आकार के गाजर अलग पैकेट में लें, बड़ी हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं उनको अलग लें। तो इस तरीके से 3 तरीके के अगर आपके पैकेट बन जाते हैं तो आप मान कर के चलिए कि आपको तीनों की अलग अलग कीमत उसमें मिलेगी और उससे आपको 2 पैसे बच करके ही आपके पास में आएंगे। अगर वहीं हम सारी गाजर एक साथ इकट्ठी करके कट्टों में भरी और लेकर के पहुंच गए तो आपकी अच्छी गाजर का भी आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि खराब गाजर का या कमज़ोर गाजर का मिलने वाला है। गाजर की पैकिंग से पहले उनके ऊपर से जो पत्ते वगैरह काटे जाते हैं और जो उसकी कटाई वगैरह करके प्रॉपर तरीके से उसके जितने भी रेशे जो रहते हैं उनको अगर हटा करके और फिर हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग भी अगर अट्रैक्टिव होती है, अगर आप बजाय किसी जूट की बोरी या प्लास्टिक के कट्टे में पैक करने के बजाय अगर पॉलीथीन में उसको पैक करके लेके जाते हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंट वो है और वो दिखाई पड़ता है, ऐसी स्थिति में अगर पॉलीथीन में हम पैक करके लेके जाते हैं तो वहाँ अपने आप ही ग्राहक भी और सब्जी मंडी में जिसको आप बेचने जा रहे हैं उसे भी क्या है कि बिना गाजर को खोले पता लग जाएगा कि गाजर की क्वालिटी क्या है। तो इस तरीके से 3 तरीके के अगर आपके पैकेट बन जाते हैं तो आप मान कर के चलिए कि आपको तीनों की अलग अलग कीमत उसमें मिलेगी और उससे आपको 2 पैसे बच करके ही आपके पास में आएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में जो किसान दाना उत्पादन के लिए धनिया की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है जिससे कि आगे चलकर अच्छी उपज की प्राप्ति हो सके। तो आप धनिया की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें और कब और किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। वर्तमान समय में धनिया की जो फसल है वो बढ़वार की अवस्था में होगी और लगभग 2 माह की हो चुकी होगी और पुष्पन जो है उसमें शुरू हो रहा होगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं धनिया की फसल में सिंचाई प्रबंधन की। तो धनिया की फसल में सिंचाई मिट्टी के प्रकार और फसल की जल मांग के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आप सही समय पर फसल में सिंचाई नहीं करेंगे तो फसल कमजोर हो जाएगी, जिससे आपको आगे चलकर कम उत्पादन की प्राप्ति होगी। इसीलिए आप फसल की अवस्था को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। तो जल प्रबंधन ऐसा है कि अभी वर्तमान जो समय है उसमें आप हल्की सिंचाई जो है 15 से 20 दिन में लगातार देते रहें और बाकी जो है फसल की जो जल मांग है और मिट्टी के प्रकार के हिसाब से भी आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जल जो है भराव ना हो, इसके उचित निकास की भी आप व्यवस्था कर लें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं धनिया की फसल में लगने वाले कीट रोग की। तो धनिया की फसल को कीट रोग द्वारा काफी नुकसान होता है, इसीलिए आप इनकी समय से पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले रोग की। तो इसमें जो है एक रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि एक सफेद पाउडर के तरह निकलता है। फूल पत्ती सब में वो पाउडर जैसा एक संरचना बन जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाता है और उत्पादन में भी भारी कमी देखने को मिलती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप सल्फेक्स पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये पाउडरी मिल्ड्यू के साथ साथ पाले से भी बचाएगा फसल को। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं। तो इसमें वो पहला है माहू, जो कि हरे, पीले रंग के, काले रंग के होते हैं और पौधों में चिपके रहते हैं हजारों की संख्या में। खासकर फूल और फलों को ये ज़्यादा
नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन भी बहुत कम हो जाता है। तो आप इसके लिए निरंतर निगरानी करते रहें फसलों में, और इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर की दर से आप इसका छिड़काव करें। और इसके अलावा एक और दवा है थायोमेथाक्साम, आप इसका भी 0.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इसका फिर से दूसरा छिड़काव भी करें और निरंतर फसलों की निगरानी करते रहें। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियां, जिसको अगर आप ध्यान में रखें तो धनिया की अधिक से अधिक फसल, अधिक से अधिक उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग सेवर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 24.2 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.9 से 10 डिग्री सेल्सियस होगा। आज के दिन 9 से 19.7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 62 से 91% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 36 से 45% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना वायरस के लिए जारी सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। आगामी 1-2 दिनों के दौरान हल्की बारिश की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद कल्ले निकलते समय में करनी चाहिए। गेहूं में नियमित निराई गुड़ाई करते रहें। चौड़ी पत्ती के खरपतवारों की रोकथाम हेतु मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और घास कुल एवं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर 1-2 मिलीमीटर व्यास के स्वच्छ व सफेद रंग के छोटे छोटे फफोले बनते हैं। किसान भाइयों को ऐसे सफेद फफोले दिखाई दे तो किसान भाई मैंकोजेब या रेडोमिल MZ 72WP फफूंदी नाशक की 2 किलोग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जीरे की फसल में उकठा एवं झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए डाइफेनोकोनाजोल 25 EC की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। मटर की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम गंधक चूर्ण का बुरकाव करें या 750 मिलीलीटर डाइनोकैप का छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई देते ही करें। यह छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 बार करें। फसलों को संभावित ठंड के प्रभाव से बचाने के लिए किसानों को शाम के समय थायो यूरिया, तरल सल्फर आदि का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। शाम के समय हल्की सिंचाई करने की भी सलाह दी जाती है। बेर के छोटे फलों के पौधों और नर्सरी को ठंडी हवा से बचाने के लिए उनके उत्तर की ओर पॉलीथीन सीट या सरकंडा से ढकना चाहिए। इस सप्ताह प्याज का प्रत्यारोपण कर लेना चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि रुपाई से पहले खेतों में पूरी तरह से विघटित FYM और पोटास उर्वरक का उपयोग करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल को लीफ कर्ल वायरस रोग से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल एवं तना छेदक लट के प्रकोप की संभावना है। इसके नियंत्रण के लिए प्रभावित शाखाओं एवं फलों को तोड़कर नष्ट कर देवें और फल बनने पर क्लोरोपाइरिफास 20 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। पॉली हाउस का दोपहर में साइड के पर्दे 1-2 घंटे के लिए खोले जाने चाहिए। फूल गोभी की फसल में पेंटेड बग एवं एफिड की रोकथाम हेतु
डाइमिथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। पालतू पशुओं को समय पर अंदर बांधें और सर्दी से बचाने के लिए टाट के पर्दे से ढककर रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव नरेली, जिला अजमेर के सलीम खान ने। आपने लेयर मुर्गी पालन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज की हमारी जानकारी उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं। जो अंडे उत्पादन के लिए जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस क्षेत्र में। अब बात आता है कि अब कोई लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो लेयर फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहला तो होता है कि जो किस वेराइटीज़ का हम लोग क्या होता है चयन करें। तो अंडे उत्पादन के लिए कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि लोहमन है, BB 300 है, BB 380 है। इसके अलावा अगर कोई घर पर करना चाहते हैं, बैकयार्ड में करना चाहते हैं अगर लेयर फार्मिंग, तो उसके लिए एक जिसको कि हम लोग झारसिम कहते हैं, उसमें भी अंडे उत्पादन की क्षमता बहुत अत्यधिक है। तो जो भी अच्छे अंडे उत्पादन वाली जो प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं। जो इन प्रजातियों का जो एवरेज अंडा उत्पादन होता है वो 280 से लेकर 350 तक हो सकता है। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्म के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां ऐसी विशेष नस्ल है जिन्हें 1 दिन की उम्र से ही पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं और 72 से 78 सप्ताह की आयु तक लगातार अंडे देना जारी रखती हैं। अब दूसरा बात होता है कि इसका आवास किस तरह से निर्माण किया जाए। तो लेयर फार्मिंग जो हम कर सकते हैं वो 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो डीप लिटर सिस्टम में कर सकते हैं और दूसरा एक है कि केज सिस्टम में हम लोग बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम जिसको कहते हैं वो केज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जब हम डीप लिटर सिस्टम में हम मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो इसके लिए हम जरूरी होता है कि एक मुर्गी को करीब करीब 2 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता या जगह की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई मुर्गी उत्पादन पिंजरे में करना चाहते हैं या केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम में करना चाहते हैं तो उसके लिए करीब करीब 12 इंच और 12 इंटू 15 इंच का स्पेस की जरूरत पड़ती है एक मुर्गियों के लिए। इसके अलावा अगर डीप लिटर सिस्टम है तो करीब करीब जो इसका बेड है, बेड की मोटाई करीब 6 इंच की होनी चाहिए। और जो बेड के लिए जो मुर्गियों के बिछावन के लिए है, किसान भाई जो है वो कुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी अच्छा जो जल्दी गीला ना हो, सूख जाए, इस तरह के बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें नमी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और नियमित तौर पर जो मुर्गियों का बिछावन है उसको बदलते रहना चाहिए। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करना चाहिए और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजों को बनवाना चाहिए जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके।
इसके अलावा जो लेयर जो मुर्गियों के लिए जो आवास बनाए, तो यह जरूरी है कि वो शोरगुल से दूर रहे, क्योंकि शोरगुल अगर अत्यधिक होगा तो मुर्गियां इस परिस्थिति में अंडे उत्पादन अच्छा नहीं कर पाती हैं। और उसके अलावा है कि मुर्गियों को, जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं, उन्हें करीब 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर आवास इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर कि सूर्य की प्रकाश अधिकतम मिल सके। अगर नहीं मिल पाए तो तब हमें क्या होता है, जो कृत्रिम रोशनी या बल्ब लगा के प्रकाश की कमी को पूरा करना चाहिए। अब इसके बाद आता है खान पान। खान पान बहुत ही जरूरी है मुर्गियों में खासकर जो लेयर मुर्गियां हैं उसमें क्या होता है, वो कुछ कैटेगरी में वो क्या होता है, उसको बांट सकते हैं हम खान पान के लिए, कि जब शुरू में जब ब्रूडर हो गया, जब शुरुआत में हो गया, जब ब्रूडर हो गया, ग्रोवर हो गया, उसके बाद आता है लेयर। और लेयर जो मुर्गियों का जो जब लेयर ग्रुप में आता है तो करीब इस टाइम इसका 18 से 20 सप्ताह की उम्र से मुर्गियां अपना अंडा उत्पादन शुरू करती है। तो ये जरूरी है कि कम से कम 22% प्रोटीन युक्त आहार, बाजार में उपलब्ध बहुत सारे उपलब्ध आहार है, उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी मक्के और मिनरल मिक्सचर वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास है, तो उसके अनुसार वो कर सकते हैं, पर कैल्शियम नियमित रूप से जरूर दें। आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार लेयर पोल्ट्री दाना मिश्रण दें और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा है कि जो टीकाकरण और क्या होता है, और जो कृमिनाशक है, कृमिनाशक बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गियों में क्या होता है कि अंतःपरजीवी का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, तब उसके लिए नियमित रूप से क्या होता है, कृमिनाशक मुर्गियों को देते रहना चाहिए। और टीकाकरण ये भी बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गी पालक भाई जो हैं अपने मुर्गियों के नियमित अंतराल पर टीकाकरण, अपने नजदीक के जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर टीकाकरण और कृमिनाशक का उपयोग जरूर करें। और उसके बाद होता है कि जब मुर्गियां अंडे का उत्पादन करती है तो अंडे का सही तरीका से कलेक्शन जो है वो जरूरी होता है। तो कम से कम 2 बार दिन में जरूर अंडे का कलेक्शन करना चाहिए। और अंडे में किसी प्रकार की गंदगी लगी हुई है तो उसको तुरंत ही साफ पानी से धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए और रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए। तो ये सब मुख्य सावधानियां हैं जो कि प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो मुर्गी पालक भाई इसके लिए जो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं, अगर पशुपालक भाई जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पूरी आशा है कि वो अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।